हमें निकालना था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कुछ इस तरह का सर्किट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट बताना है। तो हमने देख लिया था इसमें क्या किया जाता है। आप किसी एक पॉइंट्स को देख लेते हो, जैसे ए पॉइंट है, उससे जो भी कनेक्टेड प्लेट्स हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, ए। सिमिलरली जो बी से कनेक्टेड है उनका नाम क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि ये प्लेट किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो इसे हम कोई तीसरा नाम दे देते हैं एक्स, ना ही ए ना ही बी। अब एक ए बना लो, एक बी बना लो, और एक तीसरा पॉइंट एक्स और मिल गया हमें। यहाँ पे एनर्जी ए और बी के बीच में स्टोर्ड है तो एक कैपेसिटर हो जाएगा। यहाँ एनर्जी बी और एक्स के बीच में स्टोर्ड है तो एक और कैपेसिटर आ जाएगा। यहाँ एनर्जी एक्स और बी के बीच में है तो फिर से एक और कैपेसिटर आ जाएगा। ये आप देख सकते हो बी और ए के बीच में है, ठीक है ना। और इस तरह से हम देख सकते हैं सर्किट बन चुका है। आपसे पूछा गया था इक्विवेलेंट बताना है किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि ये कैपेसिटर जैसे कि हम देख सकते हैं ए और बी के बीच में आया था, जो कि हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया है, और एक ये कैपेसिटर जो कि हमने यहाँ ड्रॉ किया है वो ए और बी के बीच में आया था, जबकि एक्स और ए के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों कैपेसिटर सर्किट से क्या है, बाहर है, तो ये क्या हो गए, यूजलेस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका क्या आ जाएगा, 2C, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो ये हो जाएगा आंसर 5th क्वेश्चन के लिए। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन भी ट्राई कर लिया होगा अगर सबने। तो सर्किट कुछ इस तरह का दिया हुआ है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, यहाँ एक प्लेट दी गई है और यहाँ एक प्लेट। इसका नाम रख देते हैं ए और ए, ये हो गया आपका बी और ये भी बी। एक रैंडम प्लेट है, एक्स नाम दे दो, ये भी एक रैंडम है, इसे नाम वाई दे देते हैं। फिर से हम सर्किट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे ए पॉइंट आ गया, यहाँ मैं बी बना देता हूँ, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। आप देख सकते हो ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, एक्स और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये ए और वाई के बीच में, ये वाई और बी के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरह से कैपेसिटर्स दिए हुए थे। अब ये दोनों हमें दिख रहा है किसमें, सीरीज में। ये हो गया आपका C/2, ये भी सीरीज में, ये हो गया C/2, और ये सिंगल, ये तीनों किसमें है, पैरेलल में। तो C/2 प्लस C/2 प्लस C, यानी कि आंसर क्या आया, 2C, ठीक है। अगर आपने ट्राई किया होगा तो हो गया होगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन दिया था, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है एकदम, बस आपको उसमें कॉम्बिनेशन पहचानना है, सीरीज है या पैरेलल है। तो उसमें एक प्लेट तो इस तरह से दी गई है स्टेप्स के फॉर्म में, और एक नीचे प्लेट दी गई है स्ट्रेट। ये लेंथ हमें दी गई है 3A है, और लेंथ प्लेट्स की इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बताई गई है कितनी है, L। तो L लेंथ इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। अंदर की तरफ प्लेट्स की जो लेंथ है, ऐसे प्लेट्स रखी होंगी, अंदर की तरफ लेंथ कितनी जा रही है, L जा रही है। ये डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस है 2D, और ये डिस्टेंस दिया गया है 3D। ये A और ये A, ठीक है ना। इस पूरे को आप A पॉइंट बोल सकते हो, और ये पूरा अगर हमारा B पॉइंट है। तो अगर हम देखें तो ये सारी प्लेट्स एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इन सभी का नाम क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। सिमिलरली इस पूरी प्लेट का नाम क्या है, B है। अब अगर आप सोच के देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तीनों क्या होंगी, अलग अलग होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो D डिस्टेंस में जो भी आप बैटरी अगर A और B के बीच में लगा दो, V वोल्ट की मान लो, तो यहाँ D डिस्टेंस चलने पे V वोल्ट का अंतर आएगा, यहाँ 2D डिस्टेंस चलने पे आएगा, और यहाँ 3D डिस्टेंस पे आएगा। यानी तीनों जगह पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो मैं सर्किट को इस तरह से ड्रॉ कर लूंगा कि ये पॉइंट A है, और एक कैपेसिटर तो हम बना देते हैं इन दोनों का, जिसमें मैंने एक एरिया जो लिया है, लेंथ A ले ली है सिर्फ एक साइड की, ठीक है ना। और ये आपकी प्लेट हो गई B। सिमिलरली इस A के सामने वाला रीजन जो है, ये भी एक कैपेसिटर की तरह काम करेगा, जिसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के कंपैरिजन में अलग होगी, ठीक है ना। ये आपका दूसरा कैपेसिटर। सिमिलरली बचा हुआ जो तीसरा है, उसके सामने वाली प्लेट उसके साथ कैपेसिटेंस बना लेगी। ये
जहां ये डिस्टेंस d है, ये 2d है और ये 3d है। तो अगर मैं इसे C1 बोल दूं, इसे C2, इसे C3, तो तीनों कैपेसिटेंस क्या है, पैरेलल में है। यानी कि C इक्विवेलेंट को क्या लिखा जा सकता है, आप C इक्विवेलेंट को लिख सकते हो C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ आया? क्योंकि हमें C इक्विवेलेंट मिल चुका है C1 प्लस C2 प्लस C3, उसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ प्लेट, तो A लेंथ तो ये और L अंदर, तो AL ये हो गया एरिया बाय सेपरेशन D, प्लस C2 हो गया एप्सिलॉन नॉट एरिया हो जाएगा A इंटू लेंथ L अंदर बाय डिस्टेंस है 2D, प्लस एप्सिलॉन नॉट A इंटू लेंथ अंदर बाय 3D, और ये आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। क्या किसी को कोई समस्या? ब्रिज, तो व्हीटस्टोन ब्रिज किसे बोला जाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज हम कहते हैं 5 कैपेसिटर्स या रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके पास 5 कैपेसिटर्स हैं और या फिर 5 रेजिस्टर्स हैं और वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज हैं, तो फिर उस अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अरेंजमेंट दिखना कैसा चाहिए पहले वो देख लेते हैं। तो 5 कैपेसिटर्स जब व्हीटस्टोन फॉर्म कर रहे हो तो आपको याद रखना है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होंगे। जहां जहां मैं कैपेसिटर लगा रहा हूं वहां वहां रेजिस्टर भी हो सकते हैं। तो 4 पॉइंट्स होंगे हमारे पास A, B, C और D, ठीक है। इस तरह से अगर हमारे पास 5 कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है तो उसे आप व्हीटस्टोन ब्रिज बोल सकते हो, अगर एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्या कि 5वां कैपेसिटर आप देख सकते हो C और D के बीच में, तो जो बैटरी लगाई जानी चाहिए सर्किट में वो A और B के बीच में लगाई जानी चाहिए, इस तरह से। अब मैं इस सर्किट को बोल सकता हूं कि ये सर्किट क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है ना। अगर आपने बैटरी C और D पॉइंट्स के अक्रॉस लगा दी होती तो फिर जो डायग्राम आपको दिखता वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं कहलाता है। तो मैं फिर से बता रहा हूं क्या होता है व्हीटस्टोन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम कहते हैं 5 कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन को, जिसमें कि पांचों कैपेसिटर्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए। अगर 5वां कैपेसिटर C और D के बीच में लगा हुआ है तो फिर बैटरी A और B के बीच में होनी चाहिए, ना कि C और D के अक्रॉस। समझ आ रही बात? तो इसे हम कह देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश की जाए, मान लेते हैं ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, C3 है और ये C4 है, और इसे हम नाम दे देते हैं C5। तो ये हमारे 5 कैपेसिटर्स हैं। इसे आप पॉइंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ये नहीं होगा, क्योंकि 4 के 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। मिरर सिमेट्री हम लगा नहीं सकते क्योंकि सर्किट सिमेट्रिकल नहीं है। फोल्डिंग सिमेट्री हम लगा नहीं सकते क्योंकि सर्किट फोल्ड नहीं हो रहा है। उसके अलावा हमने लैडर प्रॉब्लम देखा था, वो तो ये है नहीं। प्लेट कॉम्बिनेशन भी नहीं है ये। तो अब इसे इसका इक्विवेलेंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। तो 2 मेथड्स होते हैं। हमें जो पढ़ना है पहले अभी इस समय पे, वो हमें पढ़ना है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये तो एक जनरल व्हीटस्टोन है, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में या इस समय पे हमें जो पढ़ना है, मैं कह सकता हूं उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब कोई भी व्हीटस्टोन बैलेंस्ड कब कहलाएगा? तो इस तरह का सर्किट जिसे कि हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज कह रहे हैं, वो बैलेंस्ड कहलाता है जिस समय पे पोटेंशियल ऑफ C इक्वल हो जाए पोटेंशियल ऑफ D के। यानी कैपेसिटर्स जो आपने चूज किए हैं व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए, उनकी वैल्यूज कुछ ऐसी हों कि C पॉइंट का जो पोटेंशियल आए सर्किट में, वही पोटेंशियल आना चाहिए D पॉइंट का। ऐसा होने से क्या होगा, आप ये कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C5 0 हो गया है तो उसके अंदर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन C5 भी आप बता सकते हो कितना होगा, 0 होगा। अगर किसी सर्किट में कोई कैपेसिटर ना तो चार्ज विड्रॉ कर रहा है और ना ही चार्ज दे रहा है उस सर्किट में, तो उस कैपेसिटर को सर्किट में बनाया जाए या ना बनाया जाए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वो कोई चार्ज ड्रॉ ही नहीं कर रहा है तो उसका सर्किट में होना या ना होना एक ही बात है, ठीक है ना। तो अगर हमारा व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है, यानी C पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो गया है D पॉइंट के पोटेंशियल के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो C5 रेजिस्टर है आपका, वो कैसा हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। अगर वो रेजिस्टर यूजलेस हो गया या वो कैपेसिटर यूजलेस हो गया, ये सेम चीज रेजिस्टेंस के लिए भी वैलिड है, तो आपका सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा।
ये आपका पॉइंट बी और ये आपका पॉइंट ए, ये C1, C2, C4 और C3। अब अगर कोई हमसे बोले कि इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके बताओ ए और बी के बीच में, तो अब बता पाना बहुत ही आसान है। सी इक्विवेलेंट आप देख सकते हो, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, और फिर ये पूरी चीज पैरेलल में, यानी C1 C2 बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 बाय C3 प्लस C4। तो ये हो जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है ना। अब बात आती है कि आपने सारी चीज डिराइव कर दी क्या मान के कि सी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है डी पॉइंट के पोटेंशियल। तो ऐसा होगा कब ऐसा होगा कि सी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो जाए डी पॉइंट के पोटेंशियल के, तो उसे हम पढ़ते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन टू बी बैलेंस्ड। क्या कंडीशन होगी जिसमें कि हम कह सकते हैं कि हमारा व्हीटस्टोन जो है वो बैलेंस्ड है, और आप सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यानी कि C5 को सर्किट से हटा सकते हो। तो उसकी कंडीशन वो हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखो, अगर C पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होने वाला है D पॉइंट के पोटेंशियल के, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी। ये B हो गया आपका, और ये मैं बोल देता हूँ C पॉइंट है, ये पॉइंट है D पॉइंट, ये C1, ये C2, ये C4 और ये C3। ठीक है ना। मान लेते हैं कि C पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है V, तो D पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, V। अब आप देखो तो यहां से जो चार्ज फ्लो करने वाला है, ऑब्वियसली उसके पास फ्लो करके जाने का रास्ता क्या है, यही है, क्योंकि C5 तो क्या हो चुका है, यूजलेस हो चुका है। सिमिलरली जो चार्ज यहां से फ्लो करके आएगा वो फ्लो करके किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। यानी C1 का चार्ज तो जाने वाला है C2 में, और C3 का चार्ज, C4 का चार्ज जाने वाला है C3 में। तो अगर मैं इस तरह से बैटरी बना देता हूं इनके अक्रॉस, तो केवीएल से हम एक बात जानते हैं, यहाँ पे अगर मैं 0 मान लूं तो ये हो गया हमारा 0, ये V वोल्ट की बैटरी है, या V0 वोल्ट बोल देते हैं इसे। तो ये भी आपको क्या मिलेगा, V0, और यहाँ का पोटेंशियल भी क्या मिलेगा, V0। अब देख लेते हैं, इस पे जाने वाला चार्ज इसके चार्ज के इक्वल होना चाहिए। तो चार्ज जो C1 पे है ये इक्वल है चार्ज जो C2 पे है। Q बराबर CV होता है, यानी C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कह सकता हूं V0 माइनस V, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। सिमिलरली Q C2 को मैं क्या बोल सकता हूं, C2 इंटू V माइनस 0। ये आ गई हमारे पास पहली रिलेशन। सिमिलरली अगर C4 और C3 के लिए लिखा जाए, यानी Q ऑन C4 ये इक्वल होगा Q ऑन C3, तो हमें क्या मिलेगा, देख सकते हो आप, यहां से आपको मिल जाएगा C4 इंटू V0 माइनस V, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, C3 इंटू V माइनस 0। ये दूसरी रिलेशन आ गई। अगर आप दोनों रिलेशंस को डिवाइड कर देते हो तो क्या मिलेगा हमें, यहां से C1 बाय C4 इक्वल होना चाहिए C2 बाय C3, और इसी को बोल दिया जाता है कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन टू बी बैलेंस। यानी कि जब भी हमें 5 कैपेसिटर्स या 5 रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन मिले, और वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो कि जो 5वां कैपेसिटर या 5वां रेजिस्टर है वो उन पॉइंट्स के बीच में नहीं है जिन पॉइंट्स के बीच में बैटरी है, तो हम ये पहचान जाएंगे कि वो क्या है, एक व्हीटस्टोन है। अगली चीज हम ये चेक करेंगे कि व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है या नहीं है। तो बैलेंस होने की कंडीशन हमें ये पता लगी है कि जो अक्रॉस वाले कैपेसिटर्स हैं उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाना चाहिए, सेम आ जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं बोलूं तो C3 इंटू C1 ये इक्वल आ जाना चाहिए C4 इंटू C2। अगर ये चीज आ जाती है, देख सकते हैं हम यहाँ से C3 इंटू C1 ये इक्वल आ जाए C4 इंटू C2, तो हम समझ जाएंगे कि उस व्हीटस्टोन में C पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है D पॉइंट के पोटेंशियल से। ऐसा होने से हम 5th कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, और फिर सर्किट हमारे लिए बहुत ही सिंपल बन जाएगा और आप उसका इक्विवेलेंट बता सकते हैं। क्या किसी को कोई डाउट है इसमें, क्या किसी को कोई डाउट है? ठीक है, इस पे कई सारे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के एंड में, तो आपको पता लगेगा कई इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे। जैसे मीटर ब्रिज होता है, पोटेंशियोमीटर होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है,
ठीक है ना, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, उसमें 5 कैपेसिटर आपको साफ साफ दिख रहे हैं। आपको इसे जो अरेंजमेंट हमारे लिए स्टैंडर्ड है उस फॉर्म में इमेजिन करते हुए ये पता करना है कि C5 कौन है, और उसे निग्लेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट बताना है अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन हो तो। ट्राई करो सभी लोग। अंशुमान, तुमने पूछा ऐसे सर्किट से या ऐसे अरेंजमेंट से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। मैंने अभी बताया कि कई सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि मीटर ब्रिज। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सभी के सभी अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम में आते हैं। मान लो मैं कल को आपको एक ऑब्जेक्ट दे दूं और कहूं उसका रेजिस्टेंस पता करो, तो आपको कोई डिवाइस तो चाहिए। तो अगर हमारे पास मीटर ब्रिज होता है जिसमें एक रेजिस्टेंस तो हम वेरिएबल रखते हैं और एक हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है, तो उस वेरिएबल वाले की वैल्यू चेंज कर करके हम उसे बैलेंस वाली कंडीशन पे लेके आते हैं ताकि हमें अननोन रेजिस्टेंस पता लग सके। ठीक है, जब आप देखोगे मीटर ब्रिज इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में तब पता लगेगा। तो इसका यूज करते हैं हम कई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ये बी और ये ए। ये 2 माइक्रोफैरेड दिया गया है, ये 8, ये 3, ये 4 और ये 4। इक्विवेलेंट क्या आएगा। अब कौन से 2 पॉइंट्स और बच रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 पॉइंट जो बच रहे हैं, एक ये पॉइंट सी बच रहा है और एक ये पॉइंट डी बच रहा है। मैं इसे रीड्रॉ कर लेता हूँ। वैसे तो देखने वाले को समझ आ जाएगा काफी प्रैक्टिस करने के बाद, पर अगर आपको नहीं आता तो मैं इसे रीड्रॉ कर लूंगा। ए बी, आपको तो पता है आपको कैसा सर्किट चाहिए, सी और डी। अब ये देख लो, ए और सी के बीच में हमें पता है 8 माइक्रोफैरेड है, सी और डी के बीच में हमें पता है 3 माइक्रोफैरेड है, डी और बी के बीच में 4। ठीक है ना, 2 और ए और डी के बीच में 2, और फाइनली सी और बी के बीच में 4। तो आप देख सकते हो कि ये व्हीटस्टोन है। अब चेक कर लेते हैं बैलेंस्ड है या नहीं। तो देखो 4 टू 8, तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अगर ये बैलेंस नहीं होता तो फिर इसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, वो हम देखेंगे बाद में। पर अभी अगर बैलेंस हो गया है तो सिंपली आप समझ जाओगे कि ये वाला कैपेसिटर क्या हो गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि डायगोनल वाला इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, सेम आ गया। तो अब सर्किट क्या बचा, सिंपली कुछ इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ 2 और ये 1, ये सीरीज में और ये भी सीरीज में, और फाइनली ये पैरेलल में। तो हो जाएगा 8 इंटू 4 बाई 8 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है ना, यहां से हमें मिल जाएगा कितना, 10/3 माइक्रोफैरेड। तो ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 10/3, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, सभी लोग ट्राई कर लो सेकंड पार्ट, सेकंड का आंसर क्या आएगा। ठीक है, सेकंड वाले में भी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है ए और बी के बीच में। तो एक कैपेसिटर शायद वहां पे मैं वैल्यू देना भूल गया हूं, तो ये ऊपर वाले को 2 माइक्रोफैरेड ले लो। ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया, ये 2 है, ये 4, 6, 3 और 1। बताओ ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये व्हीटस्टोन है ही नहीं। क्यों नहीं है व्हीटस्टोन, 5 कैपेसिटर्स तो हैं ही, आप देख सकते हो 5 कैपेसिटर्स दिख रहे हैं, साथ ही साथ बैलेंस्ड वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है, 4 3 12 6 2 12। लेकिन वहां पे एक और कंडीशन थी, जिन पॉइंट्स के बीच में आप इक्विवेलेंट निकाल रहे हो 5वां कैपेसिटर्स, उनके बीच में नहीं होना चाहिए।
क्योंकि बैटरी आप इसी के अक्रॉस लगाओगे और 5वां कैपेसिटर भी उसी के अक्रॉस है। अगर आप देखो तो इसका इक्विवेलेंट तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। व्हीटस्टोन का तो हम पॉइंट मेथड से निकाल ही नहीं सकते थे, जबकि इसका तो हम देख रहे हैं सीधे सीधे, ये दोनों हैं सीरीज में, ये दोनों हैं सीरीज में, और फिर ये तीनों हैं पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। ये देख सकते हो सीरीज में 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4, ये हो चुका है। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, और ये 1, ये तीनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, और उसके साथ 2 फाइनली क्या है, सीरीज में। तो इक्विवेलेंट निकाल देते हैं। ये आया 12/5, तो 12/5 प्लस ये हमारा 6/5 प्लस ये 1, ये तीनों किस में है, पैरेलल में। तो इसका इक्विवेलेंट हमें जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा कितना, 23/5। 23/5 इसका इक्विवेलेंट आ चुका है जो यहाँ पे सेटअप दिया था, और 2 उसके साथ सीरीज में है। तो फाइनली सी इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, 23/5 इंटू 2 अपॉन 23/5 प्लस 2, ठीक है ना, C1 C2 बाय C1 प्लस C2, ये हमें मिल जाएगा 46/33। तो ये मिलेगा आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आया था किसी का? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो ये ऐसी गलती करने से आपको बचना है। हर चौकोर चीज जो दिखेगी वो व्हीटस्टोन नहीं होगी, ठीक है ना, हर चौकोर चीज व्हीटस्टोन नहीं होगी। व्हीटस्टोन की साफ साफ कंडीशन है, अगर मैं इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में निकाल रहा हूं और इस तरह का शेप है और ये भरे हुए हैं, तो 5वां कैपेसिटर इनके बीच में होना चाहिए। किसी तरीके से मैं इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाऊं ना, अब मैं पॉइंट मेथड से नहीं निकाल सकता, यहां तो मैं सीधे सीधे पॉइंट मेथड से निकाल ही सकता हूं। तो ये ब्रिज था ही नहीं, ठीक है, मजाक हो गया। अगला देखो, थर्ड ट्राई करो, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताओ, थर्ड का आंसर क्या आएगा। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये ए पॉइंट दिया है और ये बी पॉइंट है, ये 4, ये 2, ये 3, 3 और 4। बताओ क्या 5 कैपेसिटर्स हैं? हाँ 5 कैपेसिटर है। तो आपका दिमाग जाना चाहिए व्हीटस्टोन की तरफ। ट्वेंटी 24/7, दूसरा भी 24/7, तीसरा भी, अरे अरे अरे, चौथा, अरे बाप रे बाप, पूरी जनता ने 24/7 लिखा है, एक बच्चे ने 3.14 भी निकाला आंसर, ठीक है। तो भारी मात्रा में जवाब आ चुके हैं, इसे नाम सी दे देते हैं, इसे नाम डी दे देते हैं। फटाफट से मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी और डी। वैसे तो अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ तो आपको दिख भी रहा है 5वां कैपेसिटर कौन सा है, ये 2 वाला वेस्ट हो जाएगा। देख लेते हैं आप, ए और डी के बीच में 4 है, डी और बी के बीच में 3 है, बी और सी के बीच में 3, सी और ए के बीच में 4, और एक सी और डी के बीच में 2। 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, ये 2 हो गया फालतू। तो ये 4 इंटू 3, ये 4 और 3 सीरीज, ये 4 और 3 सीरीज, और फिर ये दोनों पैरेलल।
तो इसका इक्वलेंट हमें पता है 4 इंटू 3/4+3 यानी कि 7, ठीक है ना। ये भी 4 इंटू 3/7 और डायरेक्टली इन्हें ऐड करने से हमें इक्वलेंट मिल जाएगा 24/7। बहुत ही अच्छी बात। फोर्थ कर लेते हैं जल्दी से, जल्दी बताओ फोर्थ का आंसर। यहाँ तो 5 से ज्यादा कैपेसिटर दिए हुए हैं। तीन, 1, 2, 5, 2, 2, 8। ठीक है। तो पहला तो स्टेप आपको यही देखना है कि जो सर्किट सिंपली सॉल्व हो सकता है, पहले जितने कैपेसिटर सिंपली सॉल्व हो सकते हैं उन्हें तो कर ही लो। तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है इस 2 और इस 2 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंड पॉइंट भी सेम ही है। तो ये दोनों तो सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं किसमें है, पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो सिंपली मैं इन्हें रिप्लेस करके एक 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर बना सकता हूं, तो ये खत्म हो गए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक 5 है। सिमिलरली यहाँ पे 1 और ये 3, इनका एक पॉइंट सेम, दूसरा पॉइंट भी सेम, तो ये भी किसमें, पैरेलल में। तो ये 3 और 1 मिलके 4 हो गए। और ये पैरेलल में थे, उन्हें तो पहले ही सॉल्व कर लिया हमने, इस तरह से ड्रॉ कर लिया। और अब जो बचा है उसे मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ हमारे पास एक बच रहा है ये, जो कि है 2, ठीक है ना, और एक बच रहा है ये जो कि है 8, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे दिख जाना चाहिए, ये पॉइंट हो गया C और ये पॉइंट हो गया D। और रीड्रॉ अगर कर दिया जाए ताकि उसी शेप में बना लें वापस से हमारा स्क्वायर जैसा शेप। तो ये A हो गया, ये B बोल देते हैं, ये C और ये D। तो अगर आप देखो तो ये 4 है A और C के बीच में, तो A और C के बीच में 4, C और D के बीच में 5, 2 है C और B के बीच में, 4 है B और D के बीच में, और ये 8 है A और D के बीच में। 8 इंटू 2 16, 4 इंटू 4 16, ये 5 हो गया वेस्ट। बचा कौन, ये और ये। इनका इक्वलेंट निकाल लेते हैं, 4 इंटू 2/4+2 यानी कि 4/3। इनका इक्वलेंट निकाल लेते हैं 4 इंटू 8/4+8 यानी 8/3। तो इनका इक्वलेंट टोटल अगर आप ऐड करोगे सी इक्वलेंट तो 4/3 प्लस 8/3 यानी कि 12/3 यानी कि 4 माइक्रोफैरेड आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिनका भी आ गया अच्छी बात। देखो हीट जनरेटेड के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 केसेस होते हैं। पहला केस होता है आप कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करो तो कितनी हीट जनरेट हुई। दूसरा होता है कि मान लो कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था और उसे किसी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ आपने कनेक्ट किया, फाइनली जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस प्रोसेस में कितनी हीट वेस्ट हुई वो हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टेटमेंट आपको याद रखना है, एक स्टेटमेंट जो इट इज नॉट पॉसिबल टू चार्ज अ रजिस्टर लिख दिया मैंने, कैपेसिटर होना चाहिए था, ठीक है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू चार्ज अ कैपेसिटर विदाउट लूजिंग एनी एनर्जी एज हीट। ऐसा संभव नहीं है कि आप किसी भी कैपेसिटर को चार्ज कर सको बिना कुछ हीट गवाए, ठीक है। क्यों, ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पर अभी तो बस आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट का लॉस होगा ही। देख लेते हैं कैसे। मान लो कि आपके पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C और एक आपके पास बैटरी है जिसका वोल्टेज है V, ठीक है ना। T=0 पे स्विच बंद किया जाता है। इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज था यानी उसमें कोई एनर्जी भरी हुई नहीं थी, ठीक है। आप स्विच बंद करते हो और काफी लंबे समय के लिए घूमने चले जाते हो और लौट के वापस आते हो तो देखते हो कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है। अगर कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया है तो इस स्टेट को हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अब इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया है, स्टेडी हो गया है। इनिशियली 0 चार्ज था, धीरे धीरे चार्ज बढ़ा होगा और जितना भी मैक्सिमम चार्ज आ सकता है उस कैपेसिटर के ऊपर वो आ चुका है, ये हमें मानना है। तो इस स्टेट को पहली चीज तो नाम बोला जाता है स्टेडी स्टेट, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कितना चार्ज उसके ऊपर आ गया होगा। यहाँ पे पोटेंशियल 0 माने तो यहाँ 0,
यहाँ V तो यहाँ V। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट का, तो जो मैक्सिमम चार्ज उसके ऊपर आ सकेगा वो आएगा C इंटू V। तो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया है CV। अब एक टॉपिक का आप पहले पढ़ चुके हो जो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या आया था हमारे पास, U की वैल्यू आई थी हाफ CV स्क्वायर या Q स्क्वायर बाय 2C। तो मैं तो यहाँ पे ये यूज कर लेता हूं कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी भर चुकी होगी, हाफ CV स्क्वायर एनर्जी भर चुकी होगी। अच्छा, ये एनर्जी आई कहां से होगी, तो हमें पता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी सप्लाई करने का काम कौन करता है, बैटरी। तो वो हम देख लेते हैं। वर्क डन जो भी बैटरी का होगा वही तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वर्क डन बाय बैटरी अगर कैलकुलेट किया जाए तो क्योंकि बैटरी ऑब्वियसली सोर्स का काम कर रही होगी, उसी ने चार्ज को फ्लो करवाया है, तो उसका वर्क डन आप लिख सकते हो जितना भी चार्ज फ्लो किया, टोटल चार्ज Q फ्लो किया है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से, Q इंटू उसका EMF V। Q को लिख देता हूं मैं CV, तो यहां से आपको मिलेगा CV स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 1 में बोल देता हूं। तो आप अगर ध्यान से देखो तो बैटरी ने वर्क कितना किया था, वर्क डन बाय बैटरी था CV स्क्वायर, पर एनर्जी कितनी स्टोर हुई कैपेसिटर में, हाफ CV स्क्वायर। तो बची हुई एनर्जी कहां गई, तो हम कहते हैं कि बची हुई एनर्जी कहां गई होगी, हीट में। तो हीट सिंपली हमें मिल जाता है CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर, यानी कि हाफ CV स्क्वायर। अब अगला सवाल तुम्हारा ये होगा कि हीट तो ठीक है, समझ आ रहा है कि हीट में गई, पर हीट जनरेट किसने की, हीट जनरेट कैसे हुई, क्योंकि ये थोड़ा बहुत आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि हीट कौन वेस्ट कर सकता है, रेजिस्टर। रेजिस्टेंस के अंदर अगर करंट फ्लो करता है तभी हीट क्या होती है, जनरेट होती है। यहां तो सर्किट में रेजिस्टेंस कहीं है नहीं, तो फिर हीट वेस्ट किसने की हो। तो फिर हम ये कह देते हैं कि ऐसा कोई भी सर्किट दुनिया में संभव नहीं है जिसमें कि आप एक कैपेसिटर लो और एक बैटरी को उसके अक्रॉस लगा दो और वो कैपेसिटर चार्ज हो जाए। यानी कि इस सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा। क्या वो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बिल्कुल नहीं, रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है। ठीक है ना, ये नहीं सोचना है कि ये जो वायर लगे हुए हैं इनका कुछ ना कुछ तो रहा होगा और उसने एनर्जी वेस्ट कर दी है, ऐसा नहीं है सर। अगर आपने इन वायर्स का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लिया है, इसका मतलब इस सर्किट में t बराबर 0 पर जब स्विच को बंद किया गया था तब कोई ना कोई रेजिस्टर जरूर रहा होगा, लेकिन उसे शो क्यों नहीं किया गया इस डायग्राम में, वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि स्टेडी स्टेट पे पहुंचने के बाद जब चार्ज कैपेसिटर के ऊपर स्टेडी हो जाता है तो सर्किट में करंट हो जाता है 0। इस चीज को और डिटेल में हम देखेंगे अगली हेडिंग में जो आएगी, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। पर अभी बस मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो हाफ CV स्क्वायर एनर्जी वेस्ट हुई है, ये किसने वेस्ट की है, जो रजिस्टर इस सर्किट में रहा होगा। तो अभी तक जितने भी सर्किट हम पढ़ते आ रहे हैं जहां हम कहीं भी रजिस्टर ड्रॉ नहीं करते हैं, वो इसलिए ड्रॉ नहीं करते हैं क्योंकि हम सारी बातें स्टेडी स्टेट रीच होने के बाद की कर रहे थे। क्योंकि एक बार स्टेडी स्टेट आप रीच कर गए तो फिर रजिस्टर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए इससे पहले वाले किसी भी क्वेश्चन में जब भी मैंने पूछा हो फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो आप क्या करते हो, सिंपली 0V लिख के पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो और चार्ज बता देते हो। पर दरअसल हम कर क्या रहे थे कि हम रजिस्टर शो नहीं कर रहे थे, सर्किट में तो रजिस्टर होगा ही होगा। ठीक है, ये चीज और क्लियर हो जाएगी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ते समय। ठीक है, हमें तो ये समझ आ गया कि भाई हीट हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे कैपेसिटर में जितनी एनर्जी स्टोर्ड है और बैटरी ने वर्क जितना किया है, अगर उनमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो सारा डिफरेंस किस में गया होगा, हीट में गया होगा। कॉमन सेंस की बात है, एनर्जी कंजर्वेशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यही है सेकंड टॉपिक जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला इसमें देख लेते हैं हीट डिसिपेटेड की कैलकुलेशन जब आप एक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो एक बैटरी से। ठीक है ना, क्योंकि इसी तरह की सिचुएशन है, और अब हेडिंग डाल के उसे पढ़ लेते हैं और उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल में करके बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखना, एक ही कर पाऊंगा मैं। जैसे देखो, मान लो कि आपके पास एक अनचार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर अनचार्ज है, या ऐसा तो हम कर ही चुके हैं, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ये तो हमने जस्ट अभी किया ही, हाफ CV स्क्वायर ही आंसर आएगा। मैं थोड़ा सा अच्छा वाला ही ले लेता हूं। ठीक है, मान लो कि हम एक कैपेसिटर लेते हैं और उसके अक्रॉस एक बैटरी में ले रहा हूं। सभी लोग ध्यान से देखना प्लीज। और ये आपका स्विच है। कैपेसिटर जो है
वो पहले से चार्ज है, ठीक है ना। कैपेसिटर को पहले किसी ने चार्ज कर दिया है 10 वोल्ट से, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस है मान लो कि 2 माइक्रो फैरेड। बात समझ आ रही है? किसी ने पहले कहीं और से इसे चार्ज कर दिया था, तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज आ चुका होगा, और यहाँ एक 20 वोल्ट की बैटरी रखी हुई थी, ठीक है। इसे पहले 10 वोल्ट से चार्ज करके हमने रखा है। अब अचानक से t इक्वल टू 0 पे आप ये स्विच बंद कर देते हो, तो पूछा जाएगा कि फाइनली जब स्टेडी स्टेट रीच होगा तब तक कितनी हीट जनरेट हो गई होगी पूरे सर्किट में। तो करने का तरीका देख लेते हैं, ध्यान से देख लो। पहले मैं निकालूंगा कि इनिशियल चार्ज कितना था कैपेसिटर पे। इनिशियल चार्ज पहले 10 वोल्ट से आपने चार्ज किया था, C इंटू वी यानी कि 20 माइक्रोकूलम, ये आपका इनिशियल चार्ज था। तो क्या कैपेसिटर में पहले से एनर्जी भी थी? हाँ थी। कितनी थी? हाफ C V स्क्वायर, 10 वोल्ट का अंतर था, क्या Q स्क्वायर बाय 2C कुछ भी यूज कर सकते थे। आंसर आया 100 माइक्रो जूल, यानी कैपेसिटर में पहले से 100 माइक्रो जूल एनर्जी थी। अब आपने स्विच बंद कर दिया, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा फाइनली, तब क्या सिचुएशन होगी? तब अब चार्ज फ्लो होना बंद हो चुका है, तो फिर मैं ये कह सकता हूं यहां मैं 0 मानूं, तो यहां 0 आएगा, यहां 20 आएगा, यहां 20 आएगा। कैपेसिटेंस तो बदलता नहीं, 2 माइक्रोफैरेड है। ये पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव जो कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, उस पर चार्ज ऑब्वियसली पॉजिटिव जाएगा, और इस पे चार्ज नेगेटिव रहेगा। लेकिन अब चार्ज की वैल्यू बदल चुकी होगी। क्यों? क्योंकि Q तो होता है C इंटू वी, और पोटेंशियल डिफरेंस अब बदल गया है, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी कि 40 माइक्रो कूलम। तो चार्ज क्या हो गया है? बदल गया है। समझ आ रही है बात? पहले इस पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना हुआ करता था? आपने निकाला है, चार्ज ऑन कैपेसिटर है 20, यानी इस पॉजिटिव प्लेट पे था +20 और इस पे था -20। अब चार्ज आया है 40, यानी इस प्लेट पे है +40 और इस प्लेट पे है -40। अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय बैटरी क्या है, तो ध्यान से देखो जरा। वर्क डन बाय बैटरी होता है चार्ज फ्लोन इनटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। कितना चार्ज बैटरी ने फ्लो कराया। पहले से इस प्लेट पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज था, और अब इस प्लेट पे 40 माइक्रोकूलम चार्ज है, यानी बैटरी के इस टर्मिनल से इस तरह से कितना चार्ज फ्लो करके आया होगा? 20 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करके आया होगा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? पहले से बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पे 20 माइक्रोकूलम चार्ज था, अब बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पे 40 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो ये एक्स्ट्रा 20 कहां से आया होगा? बैटरी ने यहां से उठा के इसको दिया होगा। तो बैटरी से चार्ज कितना फ्लो हुआ? 20 माइक्रोकूलम इनटू ईएमएफ दिया हुआ है 20 वोल्ट, यानी ये आया 400 माइक्रो जूल। तो बैटरी ने वर्क कितना किया है? 400 माइक्रो जूल। अब देख लेते हैं फाइनल एनर्जी कैपेसिटर में कितनी स्टोर्ड है। फाइनल एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर्ड है वो हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर, यानी कि हाफ इंटू 2। पोटेंशियल डिफरेंस अब 20 हो चुका है, 20 का स्क्वायर यानी कि 400 माइक्रो जूल। तो क्या आप बता सकते हो हीट कितनी जनरेट हुई होगी? जल्दी से बताओ हीट कितनी होगी। मैंने 3 चीजें लिख दी हैं यहाँ पे। फाइनली बैटरी का वर्क डन है 400 माइक्रो जूल, और फाइनल एनर्जी जो स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो है 400 माइक्रो जूल। हीट कितनी जनरेट हुई है? सभी लोग कह रहे हैं 100, जिन लोगों ने भी आंसर दिया। तो बहुत ही सही बात है। देख लो आप, बैटरी ने काम किया था 100 माइक्रो जूल, कैपेसिटर पे पहले से थी भाई 100 माइक्रो जूल। बैटरी का वर्क है 400 माइक्रो जूल, कैपेसिटर पे पहले से एनर्जी थी 100 माइक्रो जूल, और कैपेसिटर पे अब एनर्जी है 400 माइक्रो जूल। तो कैपेसिटर को एनर्जी मिली कितनी? कैपेसिटर को एनर्जी जो मिली वो मिली फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, यानी 300 माइक्रो जूल। तो ये मिली कहां से होगी? बैटरी ने दी होगी। बैटरी ने टोटल काम किया था 400 माइक्रो जूल, जिसमें से 300 उसने कैपेसिटर को दे दी, तो हीट कितनी हुई भाई? 100 माइक्रो जूल। तो जिन लोगों की बुद्धि चलती हो तो सोच के इसका आंसर दे सकते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि नहीं चलेगी। अगर आपकी बुद्धि नहीं चलती है तो आप सिंपली यूज कर सकते हो फॉर्मूला, हीट बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसमें सारी चीजों को साइन के साथ रख दें, आपका आंसर आ जाएगा। हीट हो गया वर्क डन बाय बैटरी 400 माइनस फाइनल एनर्जी 400 माइनस इनिशियल एनर्जी 100, यानी आंसर आ गया 100।
तो ये तो है, अगर आप बिल्कुल नहीं सोचना चाहते, इससे कभी भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा। आप वर्क डन को साइन के साथ रखो, फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी को यहाँ पे पुट करो, सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही होगा। हीट ऑब्वियसली हमेशा ही कैसी आएगी, हीट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो। अगर आपकी हीट जीरो आ जाए या लेस देन जीरो आ जाए तो समझ लेना आपने गलत करा ही है, ठीक है, आपने कुछ ना कुछ गलत किया ही। तो सभी लोग सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, बताओ क्या आंसर आएगा, सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। तो कैपेसिटर पहले से चार्ज किया गया है 50 वोल्ट से, और अब स्विच बंद किया जा रहा है, बैटरी है 40 वोल्ट की, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये 50 वोल्ट है। बताइए, पहले मैं देखूंगा इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा, तो वो तो हो जाएगा C इंटू वी। ये था आपका 2 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज है 50 वोल्ट, यानी 2 इंटू 50 यानी कि 100 माइक्रो कूलम। तो पहले कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज इस तरह से, यहाँ पे +100 और यहाँ पे है -100, ठीक है। इनिशियल एनर्जी में निकाल लेता हूँ, एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर, यानी हाफ 250 का स्क्वायर, यानी कि 2500 माइक्रो जूल। इतनी एनर्जी पहले से स्टोर्ड है किसमें, हमारे कैपेसिटर। फिर देख लेते हैं फाइनली जब स्टेडी स्टेट रीच होगी तब क्या सिचुएशन होगी। फाइनली जब स्टेडी स्टेट रीच होगी, ये 40, यहाँ 0 माने, यहाँ 0, यहाँ 40, यहाँ पे 40, तो ऑब्वियसली ये प्लस ये माइनस, इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा फाइनली वो होगा C इंटू वी, यानी कि 2 इंटू 40 यानी कि 80 माइक्रो कूलम। इस प्लेट पे होगा +80 और इस पे होगा -80। अगर हम यहां से देखें तो फाइनली प्लेट पे चार्ज कुछ इस तरह से है, इस पे है +80 और इस पे है -80। इसका मतलब कि बैटरी से कितना चार्ज फ्लो करके आया है, पहले चार्ज था +100, अब चार्ज है +80, यानी बैटरी से -20 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो करके गया होगा, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या निकाल सकता हूं, वर्क डन बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी, बाहर जाता हुआ चार्ज मैंने -20 माना है, इंटू EMF 40, ये हमें मिलेगा -800 माइक्रो जूल। तो -800 माइक्रो जूल का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि बैटरी ने 800 माइक्रो जूल एनर्जी दी नहीं है, बल्कि क्या कर ली है, एब्जॉर्ब कर ली है। यहां बैटरी कैपेसिटर से चार्ज हो रही है, ना कि कैपेसिटर बैटरी से, उल्टी हो रही है चीजें। सिमिलरली मैं निकाल लूंगा फाइनल एनर्जी कैपेसिटर में कितनी है, तो वो हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर, यानी हाफ इंटू 2, वोल्टेज अब 40 वोल्ट है, स्क्वायर यानी कि 1600 माइक्रो जूल। अब सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं बिना दिमाग लगाए, तो जो हीट जनरेट हो जाएगी वो हो जाती है वर्क डन बाय बैटरी माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। हीट आ गई, वर्क डन बाय बैटरी आप निकाल चुके हो, -800 माइनस फाइनल एनर्जी है 1600 माइनस इनिशियल एनर्जी जो थी वो क्या थी, 2500, ठीक है ना। इसे सॉल्व करने से हमें आंसर मिल जाएगा, कितना हो गया हमारे पास, आपको मिल जाएगा ये 100 माइक्रो जूल, यानी कि हीट जनरेट जो हुई है वो कितनी हुई है, 100 माइक्रो जूल हुई है, ठीक है ना। हाँ, तो किसी का डाउट है -20 क्यों लिया, बेटा अब थोड़ा सा सोचो, प्लेट पे पहले चार्ज कितना था, +100 था, अब चार्ज कितना है, +80 है, कितना चार्ज 100 में जोड़ा जाए ताकि 80 आ जाए, 100 में कितना जोड़े ताकि 80 आ जाए, -20, तो बैटरी ने कितना दिया होगा, -20। सिंपल सा प्रोसेस जो फॉलो करना है। और किसी को कोई डाउट, किसी को और कोई डाउट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, जरा फोर्थ क्वेश्चन करके बताओ क्या आंसर आएगा, या फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड कर लो सभी लोग, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो जरा, फोर्थ में कैपेसिटेंस नहीं दिया, थर्ड ट्राई कर लो। थर्ड का आंसर क्या आएगा, थर्ड में हीट डिसिपेटेड हमें कैलकुलेट करनी है सर्किट में, पहले से चार्ज है 10 वोल्ट से और फाइनली उसे 5 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगा रहे हैं।
ये ढेर सारे लोगों ने आंसर दे दिया। इनिशियल चार्ज देख सकते हैं हम 2 इंटू 10 यानी कि 20 माइक्रोकूलम। इनिशियल एनर्जी देख सकते हैं हाफ इंटू सी इंटू 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइक्रो जूल। ठीक है ना। फाइनली भी आप देख सकते हो कैपेसिटर ऐसे रहेगा, ये बैटरी 0 0 5 5 2 माइक्रो फैरेड, ये प्लस ये माइनस, तो फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी कि 10 माइक्रो कूलम। तो वर्क डन बाय बैटरी यानी कि चार्ज फ्लो जो हुआ होगा बैटरी से कितना होगा, पहले प्लेट पे देखो कितना था +20, अब कितना है +10, तो बैटरी से कितना आया -10 माइक्रोकूलम। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या आएगा, वर्क डन बाय बैटरी आ जाएगा आपका -10 इंटू 5 यानी कि -50 माइक्रो जूल। तो फिर से बैटरी ने एनर्जी दी नहीं है बल्कि एनर्जी एब्जॉर्ब की है, बैटरी सोर्स नहीं बल्कि क्या है लोड है। फाइनल एनर्जी निकाल लेते हैं तो आ जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर यानी कि 25 माइक्रो जूल। फॉर्मूले में रख दो हीट डिसिपेटेड वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, ये आपको मिल जाएगा 25 माइक्रो जूल हीट डिसिपेटेड। क्या सबको क्लियर है? दो का आंसर अभी तक आ ही जा रहा है क्या अलग अलग? कुछ गलती किया आपने, फिर से देख लो एक बार। इनिशियल चार्ज मैंने निकाला था +20 आया था इस प्लेट के ऊपर, फाइनल चार्ज +10 आया था इस प्लेट के ऊपर, यानी बैटरी से चार्ज -10 आया होगा इस प्लेट के ऊपर। तो वर्क डन बाय बैटरी -10 इंटू 5 -50 माइक्रोजूल होगा। फाइनल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर से 25 माइक्रोजूल। फॉर्मूला लगा दिया बिना दिमाग लगाए, वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, आंसर आ जाएगा 25 माइक्रोजूल। क्या सभी लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं? तो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन करें या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं संतुष्टि के लिए। जरा क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो सभी लोग। 5 का आंसर बताओ क्या आएगा, 5th क्वेश्चन का। ठीक है ना, पहले 30 वोल्ट से चार्ज किया है और फिर 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई है, 3 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है। लेते हैं वही प्रोसेस, तो कुछ बदलेगा नहीं भाई। इनिशियल चार्ज C इंटू वी, 3 इंटू 30 कितना हो गया 90 माइक्रो कूलम, ये इनिशियल चार्ज है। इनिशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है ना, यहां से देख सकते हो आप, ये मिल जाएगी हमें कितनी हो गई 450 इंटू 3 माइक्रो जूल। अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, सॉल्व कर लेंगे। आगे देखो फाइनली क्या होगा। फाइनली गलती जो आपसे हो सकती है वो यही हो सकती है कि आप ये ना देखो कि बैटरी की कौन सी प्लेट किससे कनेक्ट की गई है, किस टर्मिनल से कनेक्ट की गई है। यहां पे हम देखें अगर तो बैटरी 20 वोल्ट की अब लगाई गई है इसके अक्रॉस, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 20, यहाँ 20, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो फाइनली इस प्लेट को पॉजिटिव होना पड़ेगा और इसे नेगेटिव होना पड़ेगा। जबकि इनिशियल केस की मैं अगर बात करूं तो इनिशियली कैपेसिटर इस तरह से था, तो लेफ्ट वाली प्लेट पे चार्ज जो आया होगा वो आया होगा -90 माइक्रोकूलम और राइट वाली पे आया होगा +90 माइक्रोकूलम। फाइनली अगर चार्ज निकालें तो Q फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 20 यानी कि 60 माइक्रो कूलम। तो इसकी इस वाली प्लेट पे होगा +60 माइक्रो कूलम और राइट वाली प्लेट पे होगा -60 माइक्रो कूलम। तो अब अगर मैं यहां पे निकालूं वर्क डन बाय बैटरी, तो ध्यान से देखो बैटरी की एमएफ 20 वोल्ट है, पर बैटरी ने चार्ज सप्लाई कितना किया होगा। तो पहले लेफ्ट वाली प्लेट जिसको बैटरी सप्लाई कर सकती है चार्ज, उस पे चार्ज था -90 और अब उस पे चार्ज है +60, यानी कि बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया होगा 90, तो ये 0 करने के लिए और 60 है, यानी कि 150 माइक्रो कूलम। यहां से आपको मिलेगा वर्क डन बाय बैटरी है 3000 माइक्रो जूल।
समझ आ रहा है? सिमिलरली हम निकालेंगे फाइनल एनर्जी स्टोर्ड, वो हो जाएगी हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, यानी कि 600 माइक्रोजूल। हाँ ठीक है ना। तो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी हम सब निकाल चुके हैं। इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई है? 1350 माइक्रोजूल। अब निकाल देता हूं मैं हीट डिसिपेटेड। हीट की वैल्यू क्या आ जाएगी? हीट हो जाएगी वर्क डन बाय बैटरी 600 माइनस इनिशियल एनर्जी, सॉरी फाइनल एनर्जी जो कि है 3000 माइनस इनिशियल एनर्जी जो कि है 1350। कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं। वर्क डन बाय बैटरी, सॉरी, वर्क डन बाय बैटरी हमारे पास है 3000 माइनस फाइनल एनर्जी है 600 माइनस इनिशियल एनर्जी है 1350। इससे हमें मिलेगा आंसर। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट? तो ये हमें 3750 माइक्रोजूल मिल रहा है। तो हीट डिसिपेटेड कितनी है? 3750 माइक्रोजूल, यानी कि काफी ज्यादा। और काफी ज्यादा होनी भी चाहिए थी। आप ये सोचो कि उसने कैपेसिटर की पोलैरिटी को बदल दिया है। जो प्लेट नेगेटिव थी वो फाइनली पॉजिटिव हो गई है, जो पॉजिटिव थी वो फाइनली नेगेटिव हो गई। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन 6 है, सभी लोग 6 ट्राई करो। 6 में कितनी हीट आएगी? 6th क्वेश्चन। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि पोलैरिटी क्या दी गई है क्वेश्चंस में। कई लोग फंस गए हैं इस चीज में। इनिशियली 20 वोल्ट से चार्ज था और फाइनली 40 वोल्ट से चार्ज किया जा रहा है। क्या आएगा आंसर? हीट डिसिपेटेड, तो मैक्सिमम आंसर 3600 माइक्रोजूल आ रहा है। देख लेते हैं इनिशियली क्या सिचुएशन है। इनिशियली कैपेसिटर इस तरह से, ये प्लेट नेगेटिव है, ये प्लेट पॉजिटिव है। क्यू इनिशियल में निकाल लेता हूँ, सी इंटू वी, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी कि 40 माइक्रो कूलम। इस प्लेट पे -40 है, इस प्लेट पे +40 है। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कि 400 माइक्रो जूल। ये डेटा हमें पता है। फाइनली क्या हो रहा है? तो फाइनली हम देख सकते हैं जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा उस समय पर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 40 वोल्ट आ जाएगा। और कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो प्लेट क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम फाइनली पॉजिटिव बोलेंगे, यानी कि पोलैरिटी बदल गई होगी। ये पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी। फाइनल चार्ज में निकाल लेता हूं, C इंटू वी, तो हो जाएगा 2 इंटू 40 यानी कि 80 माइक्रो कूलम। तो इस पे है +80 और इस पे है -80। तो चार्ज फ्लो अगर मैं निकालूं कि कितना चार्ज फ्लो किया, तो देखो इनिशियली चार्ज था -40 और फाइनली चार्ज है कितना? 80। तो फ्लो कितना किया? 80 माइनस 40 यानी कि 120 माइक्रो कूलम चार्ज बैटरी से फ्लो किया है। तो वर्क डन बाय बैटरी हम निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा EMF इंटू चार्ज कितना फ्लो किया है। यह आ जाएगा 4800 माइक्रो जूल। यह है आपका वर्क डन बाय बैटरी। इनिशियल एनर्जी हम निकाल ही चुके थे 400। फाइनल एनर्जी और निकाल लेते हैं। फाइनल एनर्जी हाफ सी वी का स्क्वायर यानी कि 1600 माइक्रोजूल। ठीक है ना? ये आपकी फाइनल एनर्जी है। हीट सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दो, वर्क डन बाय बैटरी 4800 माइनस फाइनल एनर्जी 1600 माइनस इनिशियल एनर्जी 400। ये आपको हीट मिल गई कितनी भाई? 3600 माइक्रोजूल। मेजॉरिटी का आंसर सही आ गया था। ठीक है ना? जो है कैलकुलेटिंग हीट जनरेटेड फॉर कैपेसिटर टू कैपेसिटर कनेक्शन। ठीक है भाई, अभी तक तो आप क्या कनेक्ट कर रहे थे? आप एक बैटरी को कनेक्ट कर रहे थे कैपेसिटर से, जिसमें कई बार तो बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर रही थी और कई बार कैपेसिटर बैटरी को चार्ज कर दे रहा था। ठीक है ना? अब हम देख रहे हैं कि अगर आप एक कैपेसिटर को कैपेसिटर से कनेक्ट करते हो तो फिर हीट डिसिपेटेड क्या होगी। तो फॉर्मूला बड़ा आसान है। ऑब्वियसली अगर हीट डिसिपेट हुई है तो सिस्टम में पहले एनर्जी ज्यादा होगी और फाइनली एनर्जी कम होगी।
ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले एनर्जी कम हो, हीट डिसिपेट हो और फाइनली एनर्जी ज्यादा हो जाए। नहीं, आपके पास जो है वही तो वेस्ट कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा हीट डिसिपेटेड का जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो आप यूज करोगे U इनिशियल माइनस U फाइनल, जहां U है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। ठीक है, एग्जांपल में ले लेता हूं हीट डिसिपेटेड फॉर कैपेसिटर्स के लिए, पीडीएफ में भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे डेटा थोड़ा सा अलग ले लूंगा कुछ। मान लो कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और ये दूसरा है, इस तरह से ये बनाए गए हैं। ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी। इनिशियली इसे था 2 माइक्रोफैरेड का जो कि 20 वोल्ट से चार्ज था इस तरह से, और दूसरा मैं ले लेता हूँ न्यूट्रल एक कैपेसिटर है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है और वो 4 माइक्रोफैरेड का है, और हम स्विच को बंद कर देते हैं t=0 पर। तो पूछा जाएगा फाइनली जब स्टेडी स्टेट आएगा तब तक सर्किट में कितनी हीट जनरेट हुई होगी। तो ऑब्वियसली जो पूरी तरह से चार्ज है वो बेचारे जिस पे कोई चार्ज नहीं है उसे चार्ज करने की कोशिश करेगा और इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा। हमें वो कैलकुलेट करना है। करने का तरीका देख लो, स्टेप्स हैं, सिंपली फॉलो करो, हमेशा आंसर सही आएगा। आपको अज्यूम करना है कि चार्ज क्यू फ्लो किया है पूरे सर्किट में, ठीक है ना। और बेटर होगा, आप मान तो कहीं से भी सकते हो, एक पर्टिकुलर वे बना लो जो कि आप हमेशा यूज करो। चार्ज को फ्लो करता हुआ मान लो पॉजिटिव प्लेट से बाहर जाता हुआ कोई चार्ज क्यू। ठीक है, अब मैं सर्किट वापस बना देता हूं। ये था हमारा इस तरह से 2 कैपेसिटर्स, ठीक है ना। इस पे चार्ज पहले कितने था वो हम लिख लेते हैं। तो C इंटू वी 20 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे था +40 और यहाँ पे था -40, ठीक है ना। इसमें से अब Q बाहर निकल गया है। ये Q अगर फ्लो करता हुआ आएगा तो इस प्लेट को क्या मिलेगा, +Q, वो वहां पे इंड्यूस करेगा -Q। तो ये प्लेट तो आपकी पॉजिटिव हो गई और ये प्लेट हो गई नेगेटिव। ये तो पहले से ही पॉजिटिव थी और ये थी नेगेटिव। अगर इस पे टोटल चार्ज पहले 40 था और इसमें से अब Q निकल गया है तो इस प्लेट पे फाइनली चार्ज जो बचेगा वो क्या होगा, वो होगा 40 माइनस Q। और ये फ्लो करके फाइनली जब इस पे मिलेगा तो इस पे फाइनली होगा -40 माइनस Q। समझ आ रहा है? ये माइनस अलग लिखा है मैंने, ये माइनस तो ये बता रहा है कि प्लेट नेगेटिव है, ठीक है ना। और ये इसके ऊपर चार्ज होगा, समझ आ रहा है? या इस तरह से कह सकते हैं कि -40 प्लस क्यू चार्ज आके इसके ऊपर चिपक गया। तो ये फाइनली चार्जेस आ चुके हैं हमारे कैपेसिटर्स के ऊपर। मैं फिर से एक बार बता देता हूं मैंने अभी तक क्या किया। मैंने पहले इनिशियली चार्ज देख लिया कितना है, फिर मैंने पॉजिटिव प्लेट से किसी भी डायरेक्शन में, आपकी इच्छा है, कोई चार्ज क्यू फ्लो होता हुआ मैंने मान लिया। तो इस पे चार्ज पहले 40 था, उसमें से अगर क्यू निकल गया तो अब इस पे चार्ज बचा 40 माइनस क्यू। ये चार्ज फ्लो होके इस प्लेट पे पहले आया तो इस पे चार्ज आ गया है +Q, तो ये प्लेट ऑब्वियसली पॉजिटिव बन गई। फिर इसी तरह से यहां से निकाल दिया -Q और इसको दे दिया +Q। अब फाइनली आप तीसरा स्टेप करोगे जिसमें आप मान लोगे कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आता है V1 इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस आता है V2, और इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, तो G1 में हमने पढ़ लिया पहले, इसलिए अब फायदा है। लूप लॉ के लिए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो और घूम के उसी पॉइंट पे वापस आपको आना है। जैसे अगर मैं इधर से घूमना शुरू करूं तो इस कैपेसिटर को क्रॉस करके मैं पॉजिटिव वाले साइन पे पहुंचा हूं, यानी पोटेंशियल में गेन होना चाहिए कितना, V1। फिर इसे क्रॉस करके मैं यहाँ पे नेगेटिव वाले साइन पे पहुंचा हूं, यानी पोटेंशियल में ड्रॉप होना चाहिए कितना, V2। तो -V2 ये इक्वल क्या हो जाना चाहिए, 0। यहां से हमें फाइनली मिला V1 बराबर क्या होना चाहिए, V2। V1 की वैल्यू क्या होगी, Q बराबर CV होता है, यानी V बराबर Q बाय C। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज 40 माइनस Q बाय इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड, ये इक्वल हो जाना चाहिए V2 चार्ज ऑन कैपेसिटर Q बाय कैपेसिटेंस 4। यहां से हमें मिलेगा 80 माइनस 2Q, ये क्या हो जाना चाहिए, Q, या Q की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 80/3 माइक्रोकूलम। यहां से अब सवाल बहुत ही आसान हो चुका है। आपको इनिशियली चार्ज पता था तो आप इनिशियल एनर्जी लिख सकते हो। इनिशियल टोटल एनर्जी क्या होगी, इनिशियली इस कैपेसिटर पे चार्ज था 40 और ये तो अनचार्ज था तो इसमें कोई एनर्जी नहीं थी, इस पे चार्ज था 40। तो आप कह सकते हो 40 का स्क्वायर बाय 2 इंटू सी, क्यू स्क्वायर बाय 2c मैंने लिख दिया इनिशियल एनर्जी, प्लस 0, दूसरे वाले पे तो 0 थी। और फाइनल एनर्जी हम किससे लिख सकते हैं, फाइनल चार्जेस निकाल के। इस पे फाइनल चार्ज कितना आ चुका है, तो इस पे फाइनल चार्ज है 40 माइनस क्यू, यानी कि 40 माइनस 80/3, यानी कि 40/3।
तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो वो भी हमें पता है, क्यू की वैल्यू यानी कि 80/3। फाइनली एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले कैपेसिटर के लिए चार्ज उस पर हो चुका है 40/3, तो Q²/2 इंटू 2 प्लस इस पे चार्ज आया है 80/3, तो 80/3 का स्क्वायर बाय 2 इंटू इसका कैपेसिटेंस जो कि हमें दिया गया था क्या 4। ये आ गई आपके पास इनिशियल एनर्जी, ये आ गई फाइनल एनर्जी। हीट जो हो जाएगी सिंपली क्या हो जाएगी, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। क्या समझ आया? तो आपको सर्किट में जितने तो बाकी सारे क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रहा हूं, अगली क्लास यानी कि कल जब होगी तो हम यहीं से शुरू करेंगे। मैं सारे क्लास में ही सॉल्व करवा दूंगा और आप लोग करके रखोगे तो अच्छा है, ठीक है। एक एक करके सॉल्व कर लेंगे कल, तो करके रखना पहले से, जितने भी क्वेश्चंस आगे होमवर्क में हो जाएंगे। इसका जल्दी से आंसर बता दो, विभिन्न आंसर आना शुरू हो गए हैं। 250 अरे बाप रे, इतने सारे। एक बात बताओ, नॉर्मल क्लास में अच्छा लगता है पढ़ना या जूम क्लास पे अच्छा लग रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ नॉर्मल क्लास शुरू हो तो भी मैं ऐसे ही बैठ के पढ़ाया करूँ, तो अपना लैपटॉप ले आया करना। कितना सुखी है मतलब। कुछ लोग जूम लिख रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? ये कारण हो सकता है कि तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो, बस मतलब मेरे को देख के तुम्हारा पढ़ने का मन खत्म हो जाता है या तो, है ना? ये तो अलग ही बात सुनी मैंने। चलो ठीक है, कर लेते हैं ये वाला। अह, अरे तुम लोग की क्लास भी हो गया, मैं भूल ही गया। मैं जल्दी से ही कर देता हूँ, फिर कर देते हैं। हाँ। तो पहले इनिशियली चार्ज लिख लो। ये हो गया, तो Q बराबर CV, इस पे आ गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ पे +60 और यहाँ पे -60। ये तो न्यूट्रल है तो 0 0 चार्ज है, ठीक है। मान लो इसमें से कोई चार्ज Q फ्लो किया होगा तो वो चार्ज इसको मिलेगा, तो इस पे आएगा +Q, इस पे आएगा -Q। ये आपका 3 माइक्रोफैरेड है और ये 2 माइक्रोफैरेड है। फाइनली आपको पोटेंशियल मानना होता है, तो पोटेंशियल मान लेते हैं, इसके अक्रॉस आ जाएगा V1 और इसके अक्रॉस आ जाएगा V2। फिर मैं लूप लॉ लगा देता हूँ, यहां से घूमूंगा मैं, कैपेसिटर क्रॉस किया पॉजिटिव प्लेट तो V1 क्रॉस किया, ऑब्वियसली इस पे चार्ज पॉजिटिव है ये प्लस है, इस पे चार्ज नेगेटिव है ये माइनस है, क्रॉस किया नेगेटिव, -V2 इज इक्वल टू 0, यानी V1 बराबर V2। V1 की वैल्यू Q/C, तो चार्ज कितना बचा होगा, Q निकल गया है तो 60 -Q और इस पे आके फाइनली +Q। तो हम तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज बताते हैं हमेशा कैपेसिटर पे, तो वो हो गया 60 -Q/C यानी कि 3। ये क्या हो जाना चाहिए, Q बाय कैपेसिटेंस यानी कि 2। ये हो गया 120 -2Q बराबर 3Q, या Q की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 120/5, 24 माइक्रो कूलम। तो 24 माइक्रो कूलम चार्ज क्या किया है, फ्लो किया है। तो फाइनली चार्ज इस कैपेसिटर पे कितना बचेगा वो मैं निकाल सकता हूं। इस कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज हो जाएगा 60 -24, ठीक है ना, यानी कि 36, और इस पे चार्ज तो हमें पता ही कितना हो जाएगा 24। तो हीट आ जाएगी इनिशियल एनर्जी जो कि थी क्या, Q²/2 इंटू 3 माइनस फाइनल एनर्जी, फाइनली तो दोनों पर है, इस पे 36 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 3 और प्लस 24 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 2, ठीक है ना। आगे सॉल्व करना है, 240 माइक्रो जूल आपकी हीट आ जाएगी, ठीक है ना।